वेलकम टू माय चैनल बीटी और बेस्ट। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं CPW कोड, जो कि इक्वली एप्लीकेबल है 16 में, 21 में और 12 में। तो आप लोगों को इसके लिए अलग से, यानी कि जो 12 और 21 वाले हैं, अलग से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसी में से पढ़ सकते हैं। हम लोग आज देखेंगे चैप्टर 2 विच इज नोन एज डेफिनीशन, और डेफिनीशन और हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो मैं जो अपने सीक्वेंस में आ जाता हूँ वो है, पहले हम लोग देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और टेक्निकल सैंक्शन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो है वो आपका नंबर 2 पे है, पॉइंट नंबर 2, और टेक्निकल सैंक्शन जो है वो सबसे लास्ट में है, पॉइंट नंबर 62। ठीक है, हम लोग आज इसको दोनों को देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड टेक्निकल सैंक्शन। ठीक है, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का मतलब क्या है। मैंने पिछली भी क्लास में बताया था आपको कि जब आप कोई भी काम करते हैं तो उसका आप सबसे पहले प्रिलिमिनरी एस्टिमेट बनाते हैं, और प्रिलिमिनरी एस्टिमेट जो होता है मोर और लेस एक तरह का स्पेसिफिकेशन होता है, जिसमें कि सॉइल के बारे में होता है। ठीक है, हम लोग क्या बना रहे हैं, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। ठीक है, और प्रिलिमिनरी एस्टिमेट बनाने के लिए 1% ऑफ एक्सपेक्टेड, अभी तो हमारे पास पता नहीं है कि आपका जो कॉस्ट ऑफ वर्क होगा वो कितना होगा एक्चुअल, क्योंकि जब वो डिटेल एस्टिमेट बनेगा तभी पता चलेगा। ठीक है, लेकिन एक एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ वर्क होता है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ वर्क। ठीक है, और इसका 1% जो होता है वो CPWD को मिलना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग प्रिलिमिनरी एस्टिमेट में हाथ लगाते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि सॉइल टेस्टिंग। ठीक है, जैसे कि LAQ, लैंड एक्विजिशन। उसमें लैंड एक्विजिशन में एक्विजिशन हो नहीं जाता है, उसके लिए भी कुछ प्रक्रिया होती है, उनको शुरू की जाती है। ठीक है, क्योंकि लैंड एक्विजिशन का जो होता है वो खर्च बहुत ज्यादा होता है। और ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन, और इन सब के आधार पे प्रिलिमिनरी एस्टिमेट बनाया जाता है। ठीक, इनके आधार पे तो हमें 1% चाहिए भाई, 1% ऑफ एस्टिमेट। एस्टिमेट तो है नहीं हमारे पास में, तो उसको कहते हैं प्रोजेक्टेड एस्टिमेट। ठीक है, मतलब एक अनुमान से जो आपका एस्टिमेट निकलता है उसका 1% हमको चाहिए, मतलब किसको, CPWD को, राइट। और इसके आधार पे जब हम पूरा का पूरा प्रिलिमिनरी एस्टिमेट बना करके, और या तो ग्रांट वाला मामला होगा तो अपने अथॉरिटी को भेजेंगे, डिपॉजिट का मामला होगा तो क्लाइंट डिपार्टमेंट को भेजेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट बनता है। ठीक, और दो मामले हो गए, एक हो गया ग्रांट का पैसा, ठीक है, और एक हो गया डिपॉजिट का पैसा। अगर ग्रांट का पैसा होगा तो हायर अथॉरिटी को, और डिपॉजिट का पैसा होगा तो क्लाइंट डिपार्टमेंट को। ठीक है, दोनों को भेजेंगे और दोनों हमको क्या देगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। इसका मतलब क्या है कि हाँ, काम की मंजूरी। ठीक है, ये हो गया काम की मंजूरी, राइट। अब देखिए आपके टर्म में लिखा हुआ है क्या, पॉइंट नंबर 2 में, पॉइंट नंबर 2 में लिखता है कि दिस टर्म डिनोट्स द फॉर्मल एक्सेप्टेंस बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का मतलब फॉर्मल एक्सेप्टेंस। हाँ, हम काम आपसे करवा रहे हैं। ठीक है, ये जब फॉर्मल एक्सेप्टेंस होता है ना, तो इसमें आपका जो क्लाइंट डिपार्टमेंट होता है और CPWD के बीच में एक अग्रीमेंट होता है। ठीक, वो आप समझ लीजिएगा, किसके किसके बीच में, आपका क्लाइंट डिपार्टमेंट के बीच में और CPWD के बीच में, एंड CPWD के बीच में क्या होता है, एक अग्रीमेंट होता है। ठीक है, और वो उस एग्रीमेंट का आपके पास में फॉर्मेट भी दिया गया है, और वो फॉर्मेट दिया गया है CPWD में, CPWD वर्क्स मैन्युअल में। ठीक है, यहाँ पे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल किस फॉर्मेट में होगा, उसके लिए आपको पीछे आप जब जाएंगे अपेंडिक्स मिलेगा, और वहाँ पे अपेंडिक्स टाइप 3 में है वो, अपेंडिक्स 3 लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट वर्क। ठीक है, ये अपेंडिक्स 3 ऑफ CPWD
अपेंडिक्स 3 ऑफ CPWD मैन्युअल 2014, ठीक है, इसी में आपको वो मिलेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, हाँ या ना बताइए, समझ रहे कि नहीं? हेलो, यस सर। है ना, फॉर्मल एक्सेप्टेंस एक तरह का, ठीक है। अब देखिए, जब उन्होंने फॉर्मल एक्सेप्टेंस हमें दे दिया, अब हम क्या करते हैं, अब हम डिटेल एस्टिमेट बनाते हैं, ठीक है, और इसी डिटेल एस्टिमेट को DPR कहा जाता है, राइट। तो डिटेल एस्टिमेट में आपका जो डिटेल ड्राइंग होता है और डिटेल स्पेसिफिकेशन लिखा रहता है। देखिए, ये जब आपको फॉर्मल एक्सेप्टेंस मिल गई, ठीक है ना, हाँ, जब आपको फॉर्मल एक्सेप्टेंस मिल गई, ठीक है, आफ्टर गेटिंग फॉर्मल एक्सेप्टेंस, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल गया आपको। अब आप क्या बना रहे हैं, डिटेल ड्राइंग, ठीक है, डिटेल स्पेसिफिकेशन, और इसमें बाकी सब चीज आ जाएगा। लैंड एक्विजिशन में टोटल कितना पैसा लगना है, ठीक है, सॉइल टेस्टिंग होगा तो उसमें और क्या क्या चीजें लगनी है, उसके बाद में उसका जो इंजीनियर होगा जो ड्राइंग बनाएगा, उसको आर्किटेक्ट कहते हैं, उसका खर्चा, सॉइल टेस्टिंग का जो होता है उसका खर्चा, बहुत सारे खर्चे इसमें शामिल होते हैं। तो उसको कहा जाता है डिटेल ड्राइंग एंड डिटेल स्पेसिफिकेशन, ठीक है, डिटेल ड्राइंग एंड डिटेल स्पेसिफिकेशन, ठीक है। और ये हर मामले में, चाहे ग्रांट का हो या डिपॉजिट का हो, आपका हर मामले में एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं, टेक्निकल सेक्शन आपका हायर अथॉरिटी ही देगा। वजह देखिए, आप इस पर जान लीजिए कि आपका दूसरा जो डिपार्टमेंट है, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि क्लाइंट डिपार्टमेंट आपका नगर पालिका है या क्लाइंट डिपार्टमेंट, हाँ बोलिए मैम। सर रिपीट कर दीजिए, मैं हाँ बोलूंगा, मैं नेटवर्क तो की आपको वजह से एग्जाम्पल भी दे सुन रहा नहीं हूँ, पाई सर। मैं एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, ठीक है, अब उसका टेंशन बिल्कुल मत लीजिए आप। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि टेक्निकल सैंक्शन के मामले में हर हाल में हायर अथॉरिटी ही आपकी मंजूरी देंगे। क्यों हायर अथॉरिटी मंजूरी देंगे? इसलिए क्योंकि मान लीजिए कि आपका जो क्लाइंट डिपार्टमेंट है, कहाँ गया क्लाइंट डिपार्टमेंट, अच्छा उसको मैंने मिटा दिया था। आपका जो क्लाइंट डिपार्टमेंट है वो मान लीजिए कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है या मेडिकल डिपार्टमेंट है। ये दो डिपार्टमेंट है जिनके एग्जाम्पल्स मैं अक्सर देता रहता हूँ। इसमें कोई इंजीनियर नहीं होगा, एजुकेशन में टीचर्स होंगे, मेडिकल में डॉक्टर्स होंगे। तो आखिरकार बिल्डिंग में छोटी छोटी चीजें, किस जगह पे 16 mm का सरिया लगेगा, किस जगह पे 12 mm का रॉड लगेगा, कहाँ पे ढलाई का सीमेंट लगेगा, कहाँ पे जुड़ाई का सीमेंट लगेगा, कहाँ पे ईंटें 10 इंची की जुड़ाई की जाएंगी, कहाँ पे 5 इंची की जुड़ाई होगी, ये सब चीजें डिटेल स्पेसिफिकेशन में आती हैं। इन सब चीजों को एक इंजीनियर ही बेटर जान सकता है। ऐसी स्थिति में टेक्निकल सैंक्शन जो होगा, ग्रांट के मामले में भी हायर अथॉरिटी देंगे और डिपॉजिट के मामले में भी हायर अथॉरिटी ही देंगे। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे पॉइंट नंबर 62 में। एक बार पॉइंट नंबर 62 पलटिए और देखिए, टेक्निकल सैंक्शन, दिस नेम इज गिवन टू द ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सैंक्शनिंग अ प्रॉपरली डिटेल एस्टिमेट। तो मैंने पहले बता दिया कि ये देखिए डिटेल एस्टिमेट है, ठीक है। यहाँ पे क्या सैंक्शन करते हैं, पहला डिटेल एस्टिमेट। अब कौन सैंक्शन करते हैं, अथॉरिटी। अच्छा, एक वर्ड और मैं बता देता हूँ, इसी में एक वर्ड यूज किया गया अथॉरिटी, ठीक है। जहां भी अथॉरिटी वर्ड यूज किया जाए, आप सिंपल समझिएगा कि वो आपके डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटी के बारे में बात की जा रही है। उदाहरण के तौर पे चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी, CAA, ठीक है, एक वर्ड यूज किया गया है ना। CAA जो होता है उसमें अथॉरिटी वर्ड है, ठीक है, और CCA वो अलग है, चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट, उसमें अथॉरिटी नहीं है, उसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अथॉरिटी जब भी होगा तब आपके डिपार्टमेंट के हेड की बात की जाएगी, ठीक है ना, हेड होगा या हायर, आपसे नेक्स्ट हायर अथॉरिटी होगा, जो भी होना चाहिए। अब हम लोग देख चुके हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल सैंक्शन के लिए पॉइंट नंबर 62 देख रहे हैं। 62 में लिखा हुआ है क्या कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे, ठीक है, यहाँ पे अथॉरिटी में कॉम्पिटेंट है, राइट। और क्या करेंगे, डिटेल एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन और रिपेयर प्रपोज टू बी कैरिड आउट इन PWD। तो डिटेल एस्टिमेट दोनों का हो सकता है, कंस्ट्रक्शन का भी और रिपेयर का भी, ठीक है, दोनों ही डिटेल एस्टिमेट हो सकते हैं। किसके, कंस्ट्रक्शन और रिपेयर, दोनों तरह के वर्क का डिटेल एस्टिमेट जो होगा उसकी मंजूरी अगर आपके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मिलती है तो उसको टेक्निकल सैंक्शन कहा जाता है। Such sanction can only be accorded by government in the PWD
और by such authority of the department to whom the power has been delegated by government। इसका मतलब टेक्निकल सैंक्शन केवल पीडब्ल्यूडी के द्वारा ही दिया जा सकता है, या कुछ मामलों में कुछ दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को अगर गवर्नमेंट ने किसी रूल या लॉ के तहत पावर डेलीगेट किया है तो उनके द्वारा भी टेक्निकल सैंक्शन दिया जा सकता है, विच इज वेरी रेयर। तो मामला समझ में आ रहा है? टेक्निकल सैंक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में क्या डिफरेंस है, आया ना बताइए, बोलिए। है कि नहीं? तो मैंने बुक ट्रांसफर, बुक ट्रांसफर में हम लोग आएंगे, है ना। बुक ट्रांसफर, ठीक है। बुक ट्रांसफर के बारे में एक सिंपल बात यह है, वो है कि डू नॉट इन्वॉल्व कैश और स्टॉक। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग केवल कैश लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कैश जो आपका चैप्टर 6 में है और स्टॉक जो आपका चैप्टर 7 में है, ये दोनों बहने हैं, समझ गए। जहाँ जाएंगी अधिकतर मामलों में साथ साथ जाएंगी, इसीलिए आप लोग बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे कि नहीं केवल कैश है या केवल स्टॉक है। क्लियर समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर, यस सर, है ना। और बुक ट्रांसफर में चूंकि कैश का लेन देन होगा नहीं, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसको बेसिकली एडजस्टमेंट के लिए यूज किया जाता है। उसको ऐसे समझिएगा कि इंटर गवर्नमेंट सेटलमेंट का आपको चैप्टर कहीं सुनने में मिला है, इंटर गवर्नमेंट इंटर डिपार्टमेंट सेटलमेंट वाला? हाँ 17 आई थिंक, चैप्टर 17। बिल्कुल सही, समझ गए। उन सभी मामलों में जहाँ पे इंटर डिपार्टमेंट और इंटर गवर्नमेंट सेटलमेंट का बात होगा, वहां पे आपको यही सुनने के लिए मिलेगा कि कैश इन्वॉल्व नहीं है, समझ गए। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कैश और स्टॉक इन्वॉल्व नहीं है, पहली बात ये हो गई। उसके अलावा क्या है, एडजस्टमेंट, अमेंडमेंट और करेक्शन, 3 वर्ड है, समझे। इसके लिए एडजस्टमेंट, अमेंडमेंट और करेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, कोई गलती हो गई, समझ गए, इस हेड में डालना था दूसरे हेड में डाल दिया, तो अब उसको करेक्ट करेंगे तो किस वेट से तो करेक्ट करेंगे, ट्रांसफर एंट्री से, सही है या गलत? ये तो ट्रांसफर एंट्री से करेक्शन। तो ट्रांसफर एंट्री जो होगा वो ट्रांसफर एंट्री कैश इन्वॉल्व करता है? नहीं सर, ये तो हेड से हेड करेक्ट कर रहे हैं ना, तो कैश कहाँ से? हाँ, तो उसका कैश या स्टॉक इन्वॉल्व नहीं होता है ना, फिजिकल कैश इन्वॉल्व होता है? नहीं, मोस्ट प्रोबेबली नहीं नहीं होता होता है ना। हाँ, अमेंडमेंट यानी किसी तरह का सुधार, समझ गए। ये अगर मान लीजिए ट्रांसफर एंट्री नहीं है, नेम ऑफ द वर्क में कुछ तरह सुधार करना है या कहीं साइन छूट गया हो या कुछ ही किसी भी तरह का अमेंडमेंट करना हो अकाउंट में। और एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट का मतलब है कि आपको एक एडजस्टमेंट का जो प्रॉपर या चैप्टर 8 किसी ने देखा है ट्रांसफर एंट्री? ना सर, देखे हैं लेकिन पढ़े नहीं है। नहीं देखा है? हाँ कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ट्रांसफर एंट्री का जब चैप्टर आप लोग खोलेंगे ना, तो उसमें बहुत सारा केसेस दिया गया, कुछ 7 या 8 केस है जहाँ पे ट्रांसफर एंट्री अलाउड है। तो उसमें से एक केस है जो बहुत पॉपुलर एग्जांपल है कि आपको मान लीजिए एक साथ बहुत सारे खर्चे करने हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया कि तुरंत ही जब आप अकाउंट बना रहे थे उसको किसी एक हेड में डाल दिया, राइट। मान लीजिए आपने उसको 8658 में डाला है और 10 खर्चे हैं, 10 एक्सपेंसेस है या 10 आइटम समझ लीजिए, समझ गए। और फिर क्या किया, आप इसको लेटर स्टेज में जब आपको फुर्सत मिला, आपने सारे का सारा आइटम उठाया, एक एक आइटम 8658 में से आपने, अगर चूंकि खर्च हुआ था, एक्सपेंस हुआ था, तो यहाँ डेबिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते गए, माइनस डेबिट करते गए और उसके कंसर्न हेड में डेबिट करते गए। तो इसको क्या कहा जाता है, एडजस्टमेंट। मामला समझ रहे हैं आप लोग? और ये भी ट्रांसफर एंट्री के तहत ही होता है। हाँ, ये भी ट्रांसफर एंट्री के तहत ही होता है, लेकिन उसको एडजस्टमेंट कहा जाता है। तो ये सारे का सारा बुक ट्रांसफर में ले लिया जाएगा। हाँ मैं बता रहा हूँ, देखिए बुक ट्रांसफर में लिख रहा है कि दे यूजुअली रिप्रेजेंट लायबिलिटीज एंड एसेट ऑफ द गवर्नमेंट ड्रॉप टू अकाउंट अदर बाय ऑफ सेटलमेंट और अदरवाइज, ठीक है। मैंने आपको क्या बतलाया, मैंने आपको बतलाया है एडजस्टमेंट जो होता है, तो ये तो हुआ एक हेड से दूसरे हेड का एडजस्टमेंट, और दूसरा एडजस्टमेंट हुआ इंटर गवर्नमेंट और इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो इंटर पहला तो हो गया डिवीजन, फिर डिपार्टमेंट, फिर गवर्नमेंट, इसका ट्रांजैक्शन जो कि आपने चैप्टर 17 में देखा होगा, या नहीं देखा है तो मेरे वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं। ये इंटर डिवीजन, डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट का जो ट्रांजैक्शन होता है, ये करना ही क्यों पड़ता है, इसलिए करना पड़ता है क्योंकि एक डिवीजन दूसरे डिवीजन के बदले में या तो पैसा ले लेती है या तो पैसा दे देती है, सही या गलत? हाँ हाँ, यस सर, है ना।
अगर मान लीजिए कि मैं एक गवर्नमेंट हूँ, दूसरे गवर्नमेंट आप है, आपको किसी को पैसा देना था और आपके बदले में मैंने दिए हैं, तो आपके ऊपर में एसेट हुआ कि लाइबिलिटी हुई? लाइबिलिटी हो गई। Liability. लाइबिलिटी हुई, बिल्कुल सही, बिल्कुल लाइबिलिटी हो गई। लाइबिलिटी हो गई तो उसको क्लियर करना होगा ना, हाँ 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 क्लियर है ना? ठीक है। हम्म। और अगर मान लीजिए कि मुझे पैसे देने थे और मेरी जगह पे आपने पैसे दे दिए, तो ये आपका एसेट है कि लाइबिलिटी है? ये मेरा असेट है। उसको भी क्लियर करना होगा ना। हाँ हाँ तो अमूमन ये होता है। ठीक है, हम्म। चलिए, समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ जाए। अब आपके पास Yes, में sir. आ गया 2 वर्ड। हाँ, अब आपके पास में आ गया 2 वर्ड, 9वां और 10वां, चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी और 10 चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट, पॉइंट 9 और पॉइंट 10। ठीक है, चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी और चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट। देखिए, चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी और चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स के बारे में लिटरली सीपीडब्ल्यूए कोड में क्लियर नहीं किया गया है, इसको किया गया है कैम में। ठीक है, कैम चैप्टर 1.1.2.1 में। ठीक है, और इसमें से एक टर्म और है जो वहां पे क्लियर किया गया है, वो टर्म है फाइनेंशियल एडवाइजर, एफए। इसमें फाइनेंशियल एडवाइजर कौन से वाले पॉइंट में है? एफए 26 नंबर में। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 26 में एक और टर्म क्लियर किया गया है, फाइनेंशियल एडवाइजर। हम तीनों को साथ में लेंगे। ठीक है, अब आप देखिए, मैंने कल आप लोगों को बता दिया था कि 2 तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सीएजी एक सीजीए। क्योंकि हम लोग सीपीडब्ल्यूए कोड पढ़ रहे हैं, तो सीपीडब्ल्यूए कोड में दोनों में से कौन लागू पड़ेगा, सीएजी की सीजीए? बोलिए, सीपीडब्ल्यूए कोड में ये वाला लागू पड़ेगा कि ये वाला? सीजीए आई थिंक। सीए। बिल्कुल सीजीएल, बिल्कुल ये लागू पड़ेगा, है ना? तो अब आप सीजीए के बारे में डिटेल कहाँ से जानेंगे? तो कैम के चैप्टर 1 में मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग प्लीज केवल जानकारी के लिए भी कैम पढ़िए, क्योंकि पीसी8 में है, समझ गए? वहीं पे लिखा हुआ है कि सीजीए जो है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स के ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, राइट? तो ये है सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। ठीक है ना? इसके नीचे जो होते हैं वो सीसीए होते हैं। ठीक है, चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट, इसका फुल फॉर्म क्या है? चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट। और सीसीए हर डिपार्टमेंट में होता है, ये मैंने बताया था आपको, इन एवरी डिपार्टमेंट, है ना? यस सर। तो ये जो सीसीए है, देखिए ये वाला सीसीए है ना? ये होगा एवरी डिपार्टमेंट में, होगा कि नहीं होगा? हम्म। है ना? अब सीसीए कौन से नंबर में? पॉइंट नंबर 10 में। तो हम लोग पहले पॉइंट नंबर 10 देखेंगे। पॉइंट नंबर 10 क्या कहता है? मीन द हेड ऑफ द अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन इन द मिनिस्ट्री। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये हेड ऑफ अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन इन मिनिस्ट्री। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया ना? तो ये सीसीए किसके नीचे काम करेगा? सीजीए के नीचे, लेकिन काम कहाँ करेगा? मिनिस्ट्री में। क्लियर हुआ? है कि नहीं? यस। चलिए अब हम लोग देखेंगे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, इसके अभी हम सीसीए भी नहीं देखेंगे, सीएए अभी हम नहीं देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे एफए, राइट? तो सीसीए जो है ना, सीसीए वही एक एफए की नियुक्ति करता है, समझ गए? जो एफए जो होता है सीएए के नीचे काम करता है, समझे? तो ये सीएए है, समझे? यहाँ सीसीए है। ठीक है, अब ये देखिएगा मजेदार, इसको कहते हैं टेक्निकल हेड। क्या कहते हैं इसको? ठीक है, इसको कहते हैं अकाउंटिंग हेड। समझ रहे हैं आप? हाँ या ना बताइए? यस सर। है ना? तो चीफ अकाउंटिंग, हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? देखिए, अब सीएए हम लोग देखेंगे पहले। और सीसीए जो होता है ना, ये इसके नीचे में असिस्ट करने के लिए टू असिस्ट एक एफए नियुक्त करता है। ठीक है, एफए मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर। तो पहले हम लोग देखेंगे कि सीएए के नीचे में एफए काम करता है,
जो सीसीए अपॉइंट करता है। समझ गए? तो अब देखिए कि सीएए क्या है। तो पॉइंट नंबर 9 देखिए, पॉइंट नंबर 9 क्या है? सीएए मीन सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री। ये कौन है? सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री, है ना। पर आप सोचिए सेक्रेटरी का जो पोस्ट होता है वो अच्छा एक और बात, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो सीजीए में जाते हैं उनकी सर्विस को क्या कहते हैं? जैसे सीएजी, ठीक है, सीएजी और सीजीए, हमारी सर्विस जो होती है उनको कहा जाता है आईए एंड एएस, कहा जाता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ Yes. तो उनका जो सर्विस है सीजीए, उनको क्या कहा जाता है? आपको पता है? नहीं, देखिए इसको कहा जाता है आईकास। क्या कहा जाता है? Okay. क्या कहा जाता है? इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस। क्या कहा जाता है? इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, है ना। अब देखिए सीएए, ठीक है, ये भी इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस का होगा। सीसीए, एफए, ये भी आईकास होगा, ये भी आईकास, ये भी आईकास। देख रहे हैं? पर सीएए जो है ना, ये सेक्रेटरी है। और सेक्रेटरी कौन बनता है? आईकास का बनेगा कि आईएएस बनेगा? हाँ, ठीक है। तो सेक्रेटरी होने के बावजूद भी अकाउंटिंग अथॉरिटी कहा गया। देखिए क्या कहा गया है? अकाउंटिंग अथॉरिटी। इसको और बेटर से समझने के लिए मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है। आपने डिवीजन के बारे में सुन रखा होगा कि डिवीजन में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, हेड होता है कि नहीं होता है? हाँ हाँ है ना। ये है डिवीजन, ठीक है। और डिवीजन में भी दो हेड होते हैं, एक टेक्निकल हेड और एक हो गया अकाउंटिंग हेड। तो एक टेक्निकल हेड का बॉस कौन हो गया? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, हुआ कि नहीं? और अकाउंटिंग हेड का कौन हो गया? डिविजनल अकाउंटेंट, हुआ कि नहीं? अब आप एक बात बताइए, डिवीजन में भी अकाउंटिंग अथॉरिटी कौन है? डिविजनल अकाउंटेंट है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है? Divisional accountant. गलत, अकाउंटिंग अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, क्यों ठीक सर? है। वो और तो ये अकाउंट्स टेक्निकल ऑफिसर है। है ना, क्या बोल रहे मैम? वो तो टेक्निकल ऑफिसर है ना सर। यही तो मैं कह रहा हूं, अथॉरिटी वर्ड का मतलब समझिए। आप एक बात समझिए कि आपके डिवीजन में अकाउंट बनेगा कि नहीं, वो अकाउंट टाइम से एजी ऑफिस पहुंचेगा कि नहीं, उस अकाउंट में जो ऑडिट पार्टी होगी वो ऑडिट पार्टी को कौन रिसीव करेगा, उसको डॉक्यूमेंट कौन फर्निश करेगा, और सबसे लास्ट में जो ऑडिट पार्टी ने पारा रेज किया है उस पारा का जवाब कौन देगा। ये 4 सवाल हैं। ये डिविजनल अकाउंटेंट होगा कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा। अकाउंट टाइम से बने, टाइम से एजी में सबमिट हो, डिविजनल अकाउंटेंट नॉट रिस्पॉन्सिबल। व्हाई? बिकॉज पूरा डिवीजन जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, डिविजनल अकाउंटेंट का नहीं है। डिविजनल अकाउंटेंट का केवल 3-4 ड्यूटी है, और 3-4 ड्यूटी होने की वजह से ये केवल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल एडवाइजर है, कंपाइलर ऑफ अकाउंट्स है, समझे? अथॉरिटी इंटरनल नहीं चेकर है, है, इंटरनल इंटरनल चेकर चेकर है, अथॉरिटी नहीं है, समझ गए? डिवीजन डिवीजन का हेड तो डीओ ही हो गया ना सर। डीओ है तो अकाउंटिंग अथॉरिटी भी वही है, टेक्निकल अथॉरिटी भी वही है। एक्चुअल में वर्ड अथॉरिटी वही है जिसके पास में पावर हो, डिसीजन लेने का पावर, ठीक है। तो हर हाल में अथॉरिटी कौन होता है? टेक्निकल हेड, ना कि अकाउंटिंग हेड। मामला समझ में आया? यस सर। आया ना? आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, और फाइनेंशियल एडवाइजर जो है, आप लोग पॉइंट नंबर कितना मैंने पढ़ा था? 26 पढ़िए जरा। पॉइंट नंबर मीन एडवाइजर ऑन बजट एंड अकाउंट्स मैटर इंक्लूडिंग इंटरनल फाइनेंस ऑफ द मिनिस्ट्री। इसका मतलब क्या बोला है कि ये एडवाइजर है, ठीक है। किसको एडवाइज करता है? सीएए को, समझ गए? और किस मैटर पे एडवाइज करता है? फाइनेंस एंड बजट, बजट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैटर। किसमें करता है? बजट में, अकाउंट्स में एंड फाइनेंशियल मैटर में। क्लियर हुआ है ना? यस सर, यस सर। और ये सब का सब आपको कहाँ मिलेगा? कैम के चैप्टर 1 में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कैम के चैप्टर 1 में। तो जब कल हम लोग कैम पढ़ेंगे तब हम लोग इसको रिपीट करेंगे, क्योंकि करना ही पड़ेगा, क्या करें, 21 वाले आज है नहीं, ठीक है। इसको मिटा दें।
चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसी में 2-3 चीजें और क्लियर हो गई। एक क्लियर हो गया पॉइंट नंबर 12, कोई भी एक आदमी पॉइंट नंबर 12 पढ़िए। The term competent authority means the government or any other authority to whom the relevant power may be delegated by government. बिल्कुल सही। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब क्या है? मतलब सिंपल यही है कि रिलेवेंट पावर में बी डेलीगेटेड बाय गवर्नमेंट। तो रिलेवेंट पावर रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग टेक्निकल पावर, रिगार्डिंग फाइनेंशियल पावर, सब कुछ। अच्छा, डीएफपीआर के बारे में सुना है? डीएफपीआर डीएफपीआर है, सिर्फ नाम नहीं सुना है। Delegation डेलीगेशन ऑफ Delegation of फाइनेंशियल finance- पावर रूल। हाँ हाँ, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल है ना। कि फाइनेंशियल पावर जो है, एफपी जो है, ये किसको है? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को है कि डिविजनल अकाउंटेंट को है? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। बिल्कुल सही, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को। समझ गए? इसका मतलब अथॉरिटी कौन हुआ? डिविजनल अकाउंटेंट, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। है ना। अच्छा ठीक है, चलिए इसका आपको मामला समझ में आ गया। कॉमर्शियल डिपार्टमेंट, पॉइंट नंबर 12, सिंपल। कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के बारे में आपको 2 बात बता देता हूं, ठीक है। पहला बात नंबर 1 कि ये पीएसयू भी हो सकता है, जैसे कि सेल भेल। और कॉमर्शियल डिपार्टमेंट एक और होता है जिसके बारे में अकाउंट्स कोड पर अकाउंटिंग जनरल में लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 3 में या 4 में एक लिखा हुआ है। कौन सा मिल्क यूनिट लिखा हुआ है? लिखा आप लोगों ने पढ़ा है ना पीसी 21 में? हेलो, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, समझ गए? वो पीएसयू नहीं है, वो डिपार्टमेंट है जो कॉमर्शियल की तरह बिहेव करता है। समझ गए? हेलो, जवाब नहीं देता है। सर ये पता नहीं है। चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा आपको, डिपार्टमेंट कंपाइल्ड इन कैश अकाउंट, ठीक है। 3.1 एसीएजी 3.1 देखिएगा, एसीएजी, ठीक है, चैप्टर 3 पारा 3.1। और 3.1 में क्या लिखा है मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। लिखता है बिसाइड द ट्रेजरी अकाउंट द डिविजनल अकाउंट ऑफ द पब्लिक वर्क्स एंड फॉरेस्ट अकाउंट, यानी कि 3 अकाउंट्स होते हैं, ट्रेजरी अकाउंट, ठीक है, डिविजनल अकाउंट एंड फॉरेस्ट अकाउंट। ये 3 अकाउंट्स के अलावा, जो कि बहुत पॉपुलर हैं और जो मैं अक्सर इसका नाम लेता रहता हूं, के अलावा एजी ऑफिस रिसीव करता है सर्टेन अदर डिपार्टमेंट ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंटल कॉमर्शियल अंडरटेकिंग, जैसे डिपार्टमेंटल मिल्क स्कीम। तो यहाँ पे लिखा है एक डिपार्टमेंटल मिल्क स्कीम। अब ये कहाँ काम करता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक तरह का कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है, समझ गए। और ये जो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है वो आपका मैंने बता दिया कि इस तरह का होगा। और पॉइंट नंबर 2, ये प्रोफॉर्मा अकाउंट बनाएगा। कौन सा अकाउंट? प्रोफॉर्मा अकाउंट। प्रोफॉर्मा अकाउंट सिंपल मतलब समझिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनाएगा, पीएनएल अकाउंट की तरह। समझ गए कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। है कि नहीं? ये डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, कोई पीएसयू नहीं है, इसलिए सेल वेल मत बुझ लीजिएगा, समझ गए। तो यहाँ लिखा हुआ कॉमर्शियल डिपार्टमेंट मीन दैट डिपार्टमेंट विच फंक्शन ऑन कॉमर्शियल पैटर्न। तो कॉमर्शियल पैटर्न क्या है भैया? ये एक नाम मैंने बता दिया, एसीएजी से मिला है। ये नाम कहाँ से मिला है? एसीएजी में, है ना। और ये किस तरीके से अपना अकाउंट बनाता है? प्रोफॉर्मा तरीके से। प्रोफॉर्मा तरीके का मतलब मैंने आप लोग को समझा दिया। मामला समझ में आ गया, हाँ या ना? है ना। फिर सर ये सिविल और अगला, कमर्शियल ऑडिट होती है, इनमें इतना क्या डिफरेंस होता है? मैडम सिविल ऑडिट का मतलब जो है ना वो आपका लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड पे चलता है। कॉमर्शियल ऑडिट जो होता है, कॉमर्शियल यूनिट, वो आपका लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड पे बिल्कुल नहीं चलता है, समझ गए। वो आपका ठीक वैसे कंप्लीशन एंड कंप्लीटेड, इसके चक्कर में मत पड़िए, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। अबेंडनमेंट और अबेंडन्ड मैंने डिक्शनरी में खोजा है, मुझे इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं समझ में आया। मतलब दोनों का मीनिंग लगभग सेम है, तो अभी मैं कुछ भी आपको समझा दूंगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर आप लोग में से कोई एक्चुअल में जानता है कि इसका मतलब क्या है, तब आप लोग मुझे बताइए। हालांकि अबेंडनमेंट और अबेंडेंट का मतलब क्या है जानते हैं? लिखा हुआ है अबेंडनमेंट,
इसका मतलब है कोई काम छोड़ देना, मतलब किसी काम से आपका लेना देना नहीं है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक बिल्डिंग बन रही थी, ठीक है, बिल्डिंग बन रही थी और बिल्डिंग को कौन बना रहा था, CPWA, ठीक है, और ये काम कंप्लीट नहीं हुआ, 80% काम हुआ है, ठीक है, और CPWA का अपने क्लाइंट डिपार्टमेंट से मान लीजिए कि वो हो गया कि अब हम नहीं करेंगे, समझ गए, तो CPWA ने 80% काम करके काम से हट गई, इसको कहते हैं काम छोड़ना, समझ गए, तो इसको कहते हैं कंप्लीशन। ये डिक्शनरी में है, मैं इससे श्योर नहीं हूं, आप लोग खुद देख लीजिएगा भाई। और कंप्लीटेड का मतलब है 100% काम कंप्लीट करना, वर्क कंप्लीटेड, ठीक है। मैं इसमें श्योर नहीं हूं, जो श्योर है मेरे वीडियोस में कमेंट कर सकते हैं, दे आर वेलकम। आगे बढ़ जाऊं, हाँ या ना? हाँ सर, हाँ सर, है ना, ठीक है। चलिए, अब कंटिंजेंसी का मतलब हम लोग देख चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं, इंसिडेंटल चार्जेस जिसका हमको पहले से पता नहीं रहता है। कंटिंजेंसी के बारे में एक इंसिडेंटल चार्जेज है, ठीक है, इंसिडेंटल चार्जेज माने जिनके बारे में हमें पहले से पता नहीं है, राइट। और दूसरा जो हो गया ना चार्जेस, दूसरा जो हो गया जो आपको CPWD मैनुअल में लिखा हुआ है कि ये 5% होता है ऑफ एस्टिमेट, 5% ऑफ वर्क एस्टिमेट, और ये रखना पड़ता है। इसको कैसे समझिएगा मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि आप काम करवा रहे हैं, राइट, कुछ ऐसा हादसा ही हो जाए, कोई मजदूर गिर के बेचारा मर जाए, एक एग्जाम्पल मैंने कई बार दिया है, और फिर वो लोग हाय हाय करने लग जाए कि जब तक मुआवजा नहीं दोगे तब तक हम इसको करने नहीं देंगे। एक तो बात ये हो जाएगी। दूसरी बात, आप काम करवा रहे हैं, जमीन आपने गड्ढा खोदा, आपने सोचा नहीं था और जमीन के अंदर में से बहुत पत्थर निकला, इतना पत्थर कि वो अब और आपका JCB या एक्सकेवेटर से नहीं टूटेगा, उसके लिए अलग कुछ ब्लास्टिंग का प्रबंध करना होगा, जो भी कुछ करना होगा वो जो आपके एक्सपेक्टेशंस के अलावा था। इन सब चीजों के लिए, अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए इंसिडेंटल चार्ज टर्म यूज किया जाता है, और इनमें जो खर्चे आते हैं वो कंटिंजेंसी होते हैं। 5% ऑफ वर्क एस्टिमेट में पहले से इसका प्रोविजन करके रखा जाता है, रखना चाहिए, ये ऐसा किया जाता है। आप कोई भी काम कीजिए बड़ा, जो आपने एस्टिमेट लगाया है उससे 10-5% ऊपर भाग ही जाएगा, समझ गए। तो 5% तो पहले से प्रोविजन किया जाता है, बाद में अकॉर्डिंगली अथॉरिटी के पास में पावर्स हैं, जिसको कि DSPR में बताया गया है, आपके वर्क मैनुअल में भी बताया गया है कि अगर इससे ज्यादा कंटिंजेंसी हो जाए तो अप्रूवल कौन देता है, ठीक। स्टेट गवर्नमेंट में, गुजरात में मुझे याद है वहाँ 1% हुआ करता था। तो अब आप देख लीजिए, आपके CPWD मैनुअल में 5% लिखा हुआ है। इस परसेंटेज को आपको पूछा नहीं जाएगा, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, समझने के लिए मैंने बताया है। तो कंटिंजेंसी का मतलब समझ में आ गया है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ऑफ मिसलेनियस कैरेक्टर, है ना, ऑफ मिसलेनियस कैरेक्टर, ठीक है। चलिए, कंटिंजेंसी में मिटा दूं, कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आप लोग सिंपल समझिए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बहुत आसान भाषा में बता दूं आपको। आप रेंट एग्रीमेंट करवाते हैं अपने मकान मालिक से, वो भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर वो वर्बल भी होता है, अभी तक तो हम लोग ये समझते थे कि स्टाम्प पेपर पे दोनों साइन करेगा, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये समझते थे जी। कॉन्ट्रैक्ट पेपर एगो बनेगा, समझे, उसमें कंटेंट लिखाएगा, उसके बाद में लिखाएगा फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी, यहाँ ये साइन करेगा, यहाँ ये साइन करेगा, और तब जाके ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। अभी तक तो हम लोग ये समझते थे, इसमें लिखा बनना है, वर्बल भी होगा तो भी कॉन्ट्रैक्ट गिनाएगा, ठीक है। खाली शर्त क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि वो नॉन गवर्नमेंट होना चाहिए, माने आदमी जो होना चाहिए वो गवर्नमेंट का, माने आप खुद ही गवर्नमेंट के स्टाफ हैं और खुद ही जाके कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट से नहीं कर सकते हैं, समझ गए। तो सिंपल भाषा बुझ लीजिएगा आप लोग कि नॉन गवर्नमेंट होना चाहिए। क्लियर हुआ पहला मामला। दूसरा मामला, कॉन्ट्रैक्टर कौन होगा? तो कुछ लोगों को लगता है कि फर्स्ट पार्टी माने एक इंडिविजुअल होगा, कोई जरूरी नहीं है कि वो इंडिविजुअल हो, समझ गए। हम लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं, फर्म भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, समझिए। फर्म हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, सोलो हो सकता है, उसके बाद में ज्वाइंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्टर में। सिंडिकेट हो सकता है, सिंडिकेट आप लोग समझते हैं क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल। यस, सिंडिकेट का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल। ये तो बड़ा बोरिंग टाइप का एग्जांपल हुआ, मैं एग्जांपल देता हूँ फनी टाइप का। पुष्पा फिल्म देखी है आप लोगों ने? पुष्पा, हाँ देखिए सर। उसमें सिंडिकेट वर्ड यूज किया गया है, जब लास्ट में पुलिस वाले को धमकी देता है। हाँ हाँ, सिंडिकेट का बाप
सिंडिकेट का बाप में बन गया हूँ, इस तरह से कुछ बोलता है कि नहीं? हाँ तो बस वही है सिंडिकेट, ग्रुप ऑफ पीपल, अनऑथराइज्ड भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए हम। डिपार्टमेंट में एक सिंपल मीनिंग यही है, द लग जाए तो सीपीडब्ल्यूडी, द न लगे तो फिर बताना पड़ेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट, समझ गए? और इसमें कुछ नहीं है। डिपॉजिट वर्क, सिंपल डिपॉजिट वर्क है। देखिए डिपॉजिट वर्क के लिए हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़े हैं, एक चैप्टर 15 डिपॉजिट और एक चैप्टर 16 नॉन गवर्नमेंट वर्क। दोनों में ही डिपॉजिट के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट वर्क, ठीक है। इसमें लोकल लोन वर्क, तकादी वर्क सब कुछ आता है, राइट। ये सब का सब डिपॉजिट में होता है। तो डिपॉजिट का जो है आपका डिपॉजिट वर्क है ना, डिपॉजिट वर्क जो है इसके लिए आपको जो हेड दिया गया है वो है 8443, इसको कहते हैं सिविल डिपॉजिट, ठीक है। क्योंकि हम लोग पीडब्ल्यूडी पढ़ रहे हैं, यहाँ सब मेजर रेट 00 और फिर 108 पब्लिक वर्क्स डिपॉजिट, पब्लिक वर्क्स डिपॉजिट, ठीक है। लेकिन आप जब पीडब्ल्यूडी की बात करेंगे तो पब्लिक वर्क्स डिपॉजिट के लिए माइनर हेड 108 होगा, यही 109 हो जाएगा फॉरेस्ट डिपॉजिट के लिए, समझ गए? है ना? यस सर, यस सर, यस सर। है ना? Yes. 800, एक 800 भी होता है अदर डिपॉजिट, ठीक है। तो ये सब का सब किसमें जा रहा है? 8443 108। लेकिन इसके अंदर में पार्ट भी होते हैं ना, आपको पता है डिपॉजिट जो होता है सिविल डिपॉजिट 5 पार्ट में है, पता है कि नहीं? 5 पार्ट है ना? हाँ, तो 1 2 और 3 4 और 5 सारे के सारे पार्ट में नहीं बताऊंगा, पर आपको यहाँ जान लेना है कि डिपॉजिट वर्क का सारा पैसा जो आता है वो क्रेडिट होता है पार्ट 3 में, ठीक है। रिसीव माने क्रेडिट, ठीक है, और एक्सपेंडिचर मतलब कि डेबिट किसमें होता है? पार्ट 3 में। 8443 सिविल डिपॉजिट पार्ट 3 में होता है। क्लियर हुआ है ना? बताइए। हाँ सर, मैं तो क्लियर है ना? चलिए डिटेल हेड के बारे में तो मुझे नहीं बताना पड़ेगा, मैंने कल बता दिया था एमएसएम एसडीओ में, है ना। डिटेल हेड के बारे में यहीं पर लिखा हुआ, प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन लिखा हुआ है कि नहीं? नहीं लिखा है, सब स्कीम लिखा है। अच्छा, ऑब्जेक्ट हेड है प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन। देख लीजिए मेजर हेड, सब मेजर हेड, माइनर हेड से देख लेते हैं। ये है एमएसएम मेजर हेड, सब मेजर हेड, माइनर हेड, एसडीओ सब हेड, डिटेल हेड, ऑब्जेक्ट हेड, ठीक है। इसी में फंक्शन, सब फंक्शन, प्रोग्राम, है ना, स्कीम, यहाँ पे स्कीम सब स्कीम और यहाँ पे सब स्कीम, है ना। तो देखिए आपका डिटेल हेड यहाँ पर था ना, सब स्कीम लिखा हुआ है कि ना? यस सर, यस सर। है ना, प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन, ठीक है। चलिए इसी में आपका मेजर एस्टिमेट भी लिखा है और मेजर हेड भी लिखा है। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। डिटेल हेड हम लोग पढ़ रहे थे किसमें? डिटेल हेड हम लोग पढ़ रहे हैं पॉइंट नंबर 18 में, ठीक है। आपका मेजर हेड भी है, आप लोग देख लीजिएगा, मेजर हेड माइनर हेड सब है। पॉइंट नंबर 36 देखिए, पॉइंट नंबर 38, पॉइंट नंबर 39 देखिए। पॉइंट नंबर 36 मेजर हेड और पॉइंट नंबर 39 माइनर हेड, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर है? हाँ या ना बताइए। यस सर, यस सर। है ना। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चार्जेस, इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चार्जेस को समझना ठीक रहेगा। देखिएगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चार्जेस का मतलब खर्चा हुआ, हाँ कि ना बताइए। हाँ सर, जो डायरेक्टली खर्चा हो रहा है। नहीं ठीक है, मतलब चार्जेस का मतलब तो खर्चे ना हुआ जी। हाँ हाँ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है, चार्जेज, राइट। और पॉइंट नंबर किसमें है? 19 में, है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। एक है 22 नंबर में, देखिए एक 22 नंबर देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिसीट, देख रहे हैं? यस सर। है ना, एक खर्चा है एक रिसीट है, लेकिन अलग अलग पॉइंट में, तो हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए काफी है। पर हम लोग कंफ्यूज क्यों होंगे? हम लोग तो यहाँ पे हैं, है ना। खाते कसम कंफ्यूज नहीं होंगे हम। चलिए ये है रिसीट, ठीक है, ये है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब चार्जेज, है कि नहीं? अब देखिए हम लोग पॉइंट नंबर 1 में देखेंगे डायरेक्ट, ठीक है, और पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे इनडायरेक्ट। अब आप देख लीजिए, रिसीट हो एक्सपेंडिचर हो, कोई लेना देना नहीं है।
डायरेक्ट का मतलब है सीधे काम में। उदाहरण के तौर पे आप कोई काम करते हैं, रोड बनाते हैं, राइट? उस रोड में अगर कॉन्ट्रैक्टर से आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट लिए 2500 रुपए, तो ये डायरेक्ट में गया, हाँ कि ना? है ना? और Yes, sir. आपने अगर पेमेंट किया है 10,000 रुपए, तो वो डायरेक्ट में गया एक काम में, ठीक है? इसको कहेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ठीक है? एक रोड का कंस्ट्रक्शन था, आपने एसडी रिसीव कर लिया 2500 रुपये कॉन्ट्रैक्टर से, तो डायरेक्ट में गया, हाँ कि ना? और अगर 10,000 पेमेंट कर दिया तो आपका डायरेक्ट में गया एक्सपेंडिचर में। लेकिन यही मामला जब आपका वर्कशॉप में होगा, वर्कशॉप में, ठीक है, टूल्स एंड प्लांट्स में, T&P में, मैन्युफैक्चर में, ये तीन ही जगह ऐसा है जहां पे आप कोई भी खर्चा कीजिएगा तो इनडायरेक्ट में जाएगा, और कोई भी पैसा आपको मिलेगा तो इनडायरेक्ट में मिलेगा। क्लियर हुआ, हाँ या ना बताइए? ये तीन ही है क्या सर? ये फिक्स है, वर्कशॉप, टीएनपी एंड मैन्युफैक्चर? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। चौथा खोज के Okay. निकालिएगा तो उसको हम बहुत अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है? नहीं, सही बता रहे हैं। जो चौथा खोज के निकालेगा उनको उसको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। तीन तो निश्चित है, समझ गए? इसमें आपको डालिए, वर्कशॉप का मतलब है कि आपके पास में एक फैक्ट्री है, छोटा मोटा कुछ भी बनाता है। सपोज कीजिए ये पेन बनाता है, ये डस्टर बनाता है। ये डस्टर अल्टीमेटली लग जाना है यहाँ पे स्टूडियो में, लेकिन डस्टर के ऊपर किया गया खर्चा जब तक आप कर रहे हैं तब तक इनडायरेक्ट कहलाएगा। फिर डस्टर की जो कीमत है वो जब यहाँ लगेगी तो वो फिर डायरेक्ट हो जाएगी। लेकिन इस डस्टर में जो आपने ये प्लास्टिक लगाया है, ये वेलक्रो लगा, ये जो फोम लगाया है, मैंने फोम का, प्लास्टिक का जो खर्चा है, वो सब का सब इनडायरेक्ट में गिना गया, ठीक है? आए ना, बताइए। हाँ सर। यहाँ समझ में आ गया? चलिए अगले पॉइंट में हम लोग आते हैं, डायरेक्शन ऑफिस और डिवीजन ऑफिस। यहाँ 2 पॉइंट है, एक्चुअल में 3 है, फिर भी हम इसको 2 में ही ले लेते हैं, ठीक है? डिवीजन ऑफिस के बारे में पहले हम समझेंगे, फिर हम डायरेक्शन ऑफिस के बारे में समझेंगे। डिवीजन ना समझा तो डायरेक्शन समझना बेकार है, ठीक है? तो हम पहले क्या समझेंगे? डिवीजन ऑफिस, है ना? और डिवीजन ऑफिस और डिवीजन ऑफिसर, देखिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। जिसके पास में 2-3 सब डिवीजन हो और उसके अपने पास पैसे ड्रॉ करने के और डिसबर्स करने के पावर हो, वो डिवीजन होता है। समझ रहे हैं बात आपको? मैं क्या बोल रहा हूं फिर से सुनिए। केस नंबर 1 की डीडीओ पावर होगा, समझे? और केस नंबर 2 या 3 एसडीओ नीचे में काम करेगा, समझे? उसको क्या कहेंगे? डिवीजन ऑफिस। समझ गए कि नहीं समझे? हाँ सर। ठीक है, अभी देखिए डिविजनल इसका ऑफिस रिवर्स बता क्या रहे रहता हैं है। क्या सर? हाँ, डिवीजन या डिविजनल ऑफिस बता रहे डिविजनल? हैं। ओके। डिवीजनल एक ही है मैडम, एक ही है मैडम। डिवीजन और डिविजनल ऑफिस, पॉइंट नंबर 23, क्लियर है ना? जी सर। अब हम लोग बताएं डायरेक्शन ऑफिस, ठीक है? देखिए अभी कुछ रिलेशन मेंटेन हो जाएगा तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? डायरेक्शन ऑफिस का कौन सा पॉइंट नंबर है? पॉइंट 20। नंबर 20 ना? हाँ, पॉइंट नंबर 20 है, ठीक है। देखिएगा, डायरेक्शन ऑफिस का मतलब है कि डीडीओ पावर नहीं होगा, नो डीडीओ पावर, समझे कि नहीं? है ना? और सुपरविजन से जुड़ा हुआ रहेगा, सुपरविजन का काम होगा, ठीक है? डायरेक्शन ऑफिस में कौन कौन आएगा? एसई आएगा, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, चीफ इंजीनियर आएगा, ये सब के पास में डीडीओ का पावर नहीं होता, आपको जानते हैं ना? हाँ, ये तो जानते है कि नहीं? अब 2 केस बनते हैं इस वाले में, पहले इसको समझेंगे। ऐसे कोई ऐसी होते हैं सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर जिनको की ओएसडी की ड्यूटी मिलती है, ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी, समझ गए? तो यहाँ पे अगर ऐसी है कोई, अगर सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर है, ठीक है, जो कि ओएसडी के पोस्ट पे है, तो वो डायरेक्शन ऑफिसर नहीं कहलाएगा। इफ ऐसी, ठीक है, एज ओएसडी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, नॉट ट्रीटेड एज डायरेक्शन ऑफिसर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? Yes, sir, yes, sir. ओएसडी क्या बोल रहे मतलब हैं? क्या बात है? ऑफिसर ऑफिसर स्पेशल ऑन ड्यूटी। स्पेशल ड्यूटी, हाँ। ये जो होता है ना, अमूमन सेक्रेटेरिएट में होता है, समझ गए?
क्लियर है? डायरेक्शन ऑफिस के नीचे में तीसरी शर्त यह है कि 3-4 इसके पास में डीडीओ होने चाहिए। समझ गए? मतलब कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, है ना। और जो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी होता है उसके नीचे में कोई भी डीडीओ नहीं होता है। तो ये जब ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी होगा तो फिर वो डायरेक्शन ऑफिसर नहीं कहलाएगा। केस नंबर 2, इफ एसी हैज पावर ऑफ डीडीओ, अगर ये खुद डीडीओ है तो डायरेक्शन ऑफिसर कभी नहीं कहलाएगा। समझ गए? हाँ कि ना? बोलिए, समझे कि नहीं समझे? हाँ जब हम खुद ही डीडीओ है, खुद ही पैसा ड्रॉ कर रहे हैं तो काहे का डायरेक्शन? ठीक है, ये हुआ मामला कब? 20 का। अब हम लोग आते हैं डिवीजन ऑफिसर में। डिवीजन ऑफिसर में भी 2 केस है। केस नंबर 1, अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास में डीडीओ का पावर नहीं है तो वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं है, मतलब है लेकिन वो डिविजनल ऑफिसर नहीं है। समझ गए? और अगर ऐसा कोई सब डिविजनल ऑफिसर है, एसडीओ, जो किसी डिविजनल ऑफिसर के नीचे नहीं है, आप समझिए, डिविजनल ऑफिसर होगा, समझे, उसके नीचे में 3-4 एसडीओ होंगे ना, एसडीओ 1, एसडीओ 2, एसडीओ 3, है कि नहीं। पर मान लीजिए कि कोई एसडीओ है, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट है, समझे कि नहीं, तो ये डिविजनल ऑफिसर कहलाएगा। समझ रहे हैं? समझे कि नहीं? समझे सर, समझे। चलिए, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको हम बता सकें। चलिए, अब आते हैं हम लोग फाइनल पेमेंट, मैंने पेमेंट पे आते हैं। ठीक है, पेमेंट में 3 तरह के पेमेंट हैं, देखिएगा जरा, एक्चुअली 4। पहला है फाइनल पेमेंट 25 नंबर। ठीक है, फाइनल पेमेंट। फाइनल पेमेंट 2 तरीके से होता है, एफ एंड एफ से और आरए से। एफ एंड एफ का सीपीडब्ल्यूए फॉर्म नंबर बोलिए। 24, 26 और आरए का हैंड रिसिप्ट का 28। आरए का 28 होता है जी। हाँ नहीं आरे का नहीं सर, वो 26 है, 26 वो है। हैंड रिसीट है सर, वो हैंड 28 रिसिप्ट अभी हैंड रिसीट नहीं जाएंगे, हैंड रिसिप्ट बोल रहा हूँ मैं। अभी हैंड रिसीट नहीं जाएंगे, हम बाद में जाएंगे। ठीक है, तो 2 ही को फाइनल पेमेंट होता है ना। आरए में जो होता है ना, एक और पेमेंट होता है, इसको ऑन अकाउंट या रनिंग अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, हेलो, हाँ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ समझ रहे ऑन हैं। अकाउंट पेमेंट जो है वो 40 नंबर में है, और रनिंग अकाउंट जो है वो 50 नंबर में है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? हाँ अब देखिए, फाइनल पेमेंट जब आप करेंगे ना, ठीक है, फाइनल पेमेंट ऑन येलो पेज, हमेशा याद रखिएगा। आरए में अगर फाइनल पेमेंट करते हैं तो वो येलो पेज में होगा। ठीक है, और बाकी जो पेमेंट है ऑन अकाउंट का और रनिंग अकाउंट का, वो येलो में नहीं होगा, व्हाइट में होगा। क्लियर है? हाँ है ना? ठीक है, हाँ ठीक है। तो फाइनल पेमेंट कर दिए, इसका मतलब है कि बोरिया बिस्तरिया सब समेट दिए हैं, सारा का सारा एडवांस आप रिकवर कर चुके हैं। ठीक, सब वर्क डन एंड कंप्लीटली मेजर्ड हो गया है, न तो कोई आउटस्टैंडिंग है न तो कोई लाइबिलिटी है। समझ गए? मतलब न तो रिकवर करने के लिए कुछ बचा है, न तो और पेमेंट देने के लिए कुछ बचा है। यू कैन नॉट क्लेम आफ्टर रनिंग अकाउंट ना, आफ्टर फाइनल पेमेंट केवल एक ही चीज क्लेम कर सकता है, रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। समझ गए? केवल एसडी क्लेम कर सकता है और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है हाँ, ठीक है। चलिए चलिए। सर अब ये देखिए, एक ऑन ऑन अकाउंट अकाउंट पेमेंट वाला बताना। हाँ, ऑन अकाउंट वो तो वाला बताएंगे बताना। ना, वहां तो जाने ही वाले हैं, वहां मिटाएं कहाँ है ना। देखिए, आपको बताते हैं, पहले रनिंग अकाउंट समझना होगा, तब ऑन अकाउंट समझिएगा।
रनिंग अकाउंट हमेशा वर्क डन एंड मेजर्ड होगा, ऑलवेज। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर वर्क डन एंड मेजर्ड है उसके साथ साथ आप एडवांस पेमेंट दे सकते हैं, लेकिन अगर वर्क डन एंड मेजर्ड नहीं है और केवल एडवांस पेमेंट दे रहे हैं तो वो रनिंग अकाउंट ना होकर के ऑन अकाउंट होगा। डिफरेंस समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? मेजर नहीं किया है ना सर, यही बताया आपने। नहीं, मैंने कहा कि रनिंग अकाउंट में सब कुछ हो सकता है। हाँ, वर्क डन एंड मेजर, ठीक है। समझे, रनिंग अकाउंट में सब कुछ मेजर्ड भी होगा और अनमेजर्ड भी होगा। हाँ, लेकिन मेजर्ड होना कंपलसरी है। जैसे इसको आप ऐसे हाँ। समझिए कि आपका, हाँ, जैसे आपका आरए बिल बनता है 3 पार्ट में बनता है ना जी। आरए बिल जो बनता है वो पार्ट 1, 2, 3 में बनता है ना। लास्ट में मेमोरेंडम बोलिए। पेमेंट। हाँ, अरे भैया, लास्ट में मेमोरेंडम पेमेंट है। पार्ट 1 क्या है? पार्ट 1 भूल गए, पार्ट 3 याद था। वर्क डन एंड मेजर्ड। ठीक है, वर्क डन सिंस प्रीवियस बिल। ठीक है ना, वर्क डन एंड मेजर्ड। क्लियर हुआ? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है तो ठीक ये है। जब होगा तब आरए बिल होगा। समझे? और पार्ट 1 अगर नहीं है, खाली पार्ट 2 है या आपका कोई और एडवांसेस है तो ऑन अकाउंट होगा। ओके ओके समझे? ओके। हाँ हाँ। देखिए, ऑन अकाउंट हम पढ़ देते हैं। पॉइंट नंबर 40, ऑन अकाउंट पेमेंट कहता है मीन द पेमेंट मेड ऑन अ रनिंग अकाउंट टू अ कॉन्ट्रैक्टर रिस्पेक्ट ऑफ वर्क डन और सप्लाईज मेड बाय हिम एंड ड्यूली मेजर्ड। अच्छा, ऑन अकाउंट में ड्यूली मेजर्ड है। ठीक है, सच पेमेंट मे और मे नॉट बी फॉर द फुल वैल्यू ऑफ द वर्क सप्लाइड। तो मैं उल्टा कह रहा था। ठीक है, ऑन अकाउंट में मेजर्ड होगा। समझ गए? ये वाला मेजर्ड है हर हाल में। समझ गए? और रनिंग अकाउंट में आपका मेजर्ड भी हो सकता है और नॉट मेजर्ड भी हो सकता है। रनिंग अकाउंट 50 में देख लेते हैं। इट्स अप्लाइड टू द अकाउंट विद द कॉन्ट्रैक्टर व्हेन पेमेंट फॉर वर्क सप्लाइज इज मेड ऑन हिम एट कन्वीनियंट इंटरवल सब्जेक्ट टू फाइनल सेटलमेंट। सब्जेक्ट टू फाइनल सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ? एडवांसेस, या आप उसको अनमेजर्ड भी दे सकते हैं, क्योंकि फाइनल सेटलमेंट करना है। समझ गए? आया ना? मैं केवल उल्टा कर रहा था, बात वही है। हाँ बोलिए। ये आरए बिल का पार्ट 1, 2, 3 का एक बार बताना सर, क्या क्या, जस्ट हेडिंग बता दीजिए। आरए बिल का हाँ, पार्ट 1 में क्या है? पार्ट 1 में मैं बताता, रुकिए। देखिए, ये है आरए बिल। ठीक है, ये है CPWA 26, है ना। ये 1, ये 2, ये 3, ये है वर्क डन एंड मेजर्ड। ठीक है, या सिंस प्रीवियस बिल भी कह सकते हैं, सिंस प्रीवियस बिल। ठीक है, हाँ ये होगा। हाँ, ये होगा सर्टिफिकेट। इसमें बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं। और ये जो है मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट। क्लियर हुआ? हाँ, लेकिन आरए बिल में तो वर्क डन एंड मेजर का तो होता ही नहीं है ना, वो तो ओन अकाउंट में होता है। आप अभी नहीं मैडम, बता ये रहे रनिंग हैं। अकाउंट, सुनिए, रनिंग अकाउंट का मतलब रनिंग अकाउंट बिल नहीं है, रनिंग अकाउंट पेमेंट है मैडम। रनिंग अकाउंट पेमेंट है, समझे? आरए बिल है और रनिंग अकाउंट पेमेंट है। ओके, ठीक है, अच्छा, तो ऑन अकाउंट पेमेंट, रनिंग अकाउंट पेमेंट और फाइनल पेमेंट। आप पेमेंट के बारे में देख रहे हैं, फाइनल पेमेंट, ऑन अकाउंट पेमेंट, रनिंग अकाउंट पेमेंट। क्लियर हुआ? ये अच्छा तीनों तरह के अच्छा। पेमेंट आपके आरए बिल में बनाए जाते हैं, रनिंग अकाउंट बिल में। रनिंग अकाउंट बिल एक बिल है, कागज का टुकड़ा, और ये तीनों टर्म है। कब फाइनल पेमेंट होगा, कब ऑन अकाउंट पेमेंट होगा, कब रनिंग अकाउंट पेमेंट होगा। ठीक है ठीक है, वो जो 3 पार्ट्स है वो आरए बिल के 3 पार्ट है ना, वर्क डन एंड मेजर। हाँ ठीक है ठीक हाँ, ठीक है। है, वर्क डन एंड इसी में मेजर वर्क डन आता एंड है मेजर्ड ऑन भी है और अकाउंट तीन। पेमेंट में। हाँ हाँ, ऑन अकाउंट पेमेंट का मतलब ही है कि जब तक आपका काम नहीं हुआ तब तक पेमेंट नहीं।
रनिंग अकाउंट में सॉरी वर्क डन होना चाहिए और मेजर्ड होना चाहिए, और रनिंग अकाउंट में अनमेजर्ड भी आप पेमेंट एडवांस के तौर पे कर सकते हैं। क्लियर हुआ? हाँ है ना? चलिए, ऑपरेशन और आउटटर्न 41 और 42 एक ही चीज है। आपको मैंने बताया है किसमें, मैन्युफैक्चरिंग में ना, 41 और 42 ऑपरेशन एंड आउटटर्न। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट देखा है आप लोगों ने? उसका कौन सा फॉर्म था, याद है आप लोगों को? फॉर्म नंबर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का कोई फॉर्म नंबर नहीं बोलेगा? कितनी खराब हालत। 42 स्टॉक में था ना सर, कहीं स्टॉक में आया था, ये तो पता है। नहीं मैडम, 42 मैंने 42 हाँ Most बिल्कुल probably। सही, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट 42 में, CPW 42, ठीक है। और यहाँ भी आपको जो नंबर मिला है चैप्टर नंबर 2 में, वो भी नंबर कौन सा मिला है? ठीक है। अब CPW फॉर्म 42 मैंने दिखाया कि नहीं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हाँ सर दिखाए चैप्टर हैं। कौन सा था? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट चैप्टर कौन सा था? चैप्टर वो सर वो है 13 था क्या? 12 चैप्टर 12 13 सस्पेंस है। 12 ठीक है। तो चैप्टर 12 में फॉर्म 42 मैंने दिखलाया है, इसकी वीडियो भी मैंने बनाई है, आप लोग जिसको देखना है वहां जाके देख लीजिए। उसमें मैंने स्क्रीन शेयर करके दिखलाया है। वहाँ दो ही टर्म था, एक ऑपरेशन एक आउटटर्न, है ना। ऑपरेशन का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जो आप कच्चा माल लेकर के आते हैं और जो आपका लेबर काम करता है और जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस लगते हैं, मैंने कुल मिलाकर के जो एक प्रोडक्ट बनाने में आपके इनवर्ड खर्चे हैं वो सब ऑपरेशन है, समझ गए। और जो प्रोडक्ट निकल करके बाहर आता है वो आउटटर्न है, समझ गए? हाँ है ना? यस सर। है ना। देखिए ऑपरेशन में क्या लिखा हो, पॉइंट 41, चार्जेज इंकर्ड ऑन द मैन्युफैक्चरर ऑपरेशन। क्या लिखा हुआ है? चार्जेज इंकर्ड ऑन मैन्युफैक्चर ऑपरेशन लिखा हुआ है कि नहीं 41 में? यस सर है ना। और देखिए क्या लिखा हुआ है आउटटर्न में, वैल्यू ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। क्या लिखा है? वैल्यू ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट लिखा है कि नहीं यस सर 42 में? ये मामला क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर हो गया। है ना। चलिए अब आपके पास में, अच्छा उसी पेमेंट में एक और वर्ड था, इंटरमीडिएट पेमेंट। इंटरमीडिएट पेमेंट रनिंग अकाउंट पेमेंट की तरह ही है। इंटरमीडिएट पेमेंट का मतलब कि बीच बीच में आप जो भी एडवांसेस वगैरह देते हैं या काम अगर हो गया वर्क देन एनमीडिएट, ये इंटरमीडिएट पेमेंट पॉइंट नंबर 30 में था, ठीक है। उसी में आप लोग देख लीजिएगा पॉइंट नंबर 30 में इंटरमीडिएट पेमेंट। उसका कोई और मतलब नहीं है, वही मतलब है जो आप रनिंग अकाउंट पेमेंट करते हैं, वही मतलब है, ठीक है ना। चलिए अब एक टर्म दिया गया है, वो मेजर हेड नहीं है, मेजर एस्टीमेट है। इसको लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेजर एस्टीमेट। तो इसका जो है 50 लाख है से ज्यादा, समझे, और 50 लाख तक माइनर। क्लियर हुआ? हाँ या ना? यस सर क्लियर हो गया। ये मेजर एस्टीमेट 35 नंबर, माइनर एस्टीमेट 38 नंबर, ठीक है। ये जो है 35 नंबर में है और ये वाला जो है 38 नंबर में है। और मजेदार मैं बात बताऊं, माइनर एस्टीमेट के लिए हमारे झारखंड में MI डिवीजन है, माइनर इरिगेशन डिवीजन, समझ गए। तो ये याद करने में सहूलियत कैसे होगी? हमारे गांव में एक तालाब है, ऑलरेडी है, मौजूद है, उसको JCB से खुदवा दिया और तालाब को खाई बना दिया, समझ गए। इतनी गहरी खुदाई कर दी है, 2 तल्ला मकान घुस जाए डूब जाए, इतनी गहरी खुदाई, समझ गए। तो हमने पूछा कि ये कौन से खुराफात का काम है, तो हमें बताया गया कि MI डिवीजन का काम है, माइनर इरिगेशन, समझ गए। तो हमने पूछा कि इसका एस्टीमेट कितने का था, तो उन्होंने कहा कि इसका एस्टीमेट था 49 लाख का। तो हमें पता चल गया कि अच्छा, तो 50 लाख में
आपकी तालाब को जो पहले से मौजूद थी खाई बनाने के लिए इतने सारे काम किए गए हैं। तो माइनर एस्टिमेट का जो काम है वो 50 लाख तक का है और मेजर एस्टिमेट का जो काम है 50 लाख से अधिक का है। समझ गए बात? यस सर, यस सर। हाँ सर, लेकिन इसमें क्या हम आगे क्या पढ़ते हैं? मेजर एस्टिमेट और माइनर एस्टिमेट से जो ये आया, मतलब इससे रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे ना? नहीं, कुछ नहीं। 50 लाख से देखिए, ये एक्चुअल में सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल का काम है, समझ गए? जब एस्टिमेट बन रहा होता है तो मैनुअल का काम है ना, इसमें डाल दिया वो एक अलग बात। अच्छा, 50 लाख से ऊपर का जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो मेजर एस्टिमेट में जाएगा, 50 लाख से कम का जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा माइनर एस्टिमेट में जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग डिसाइड। हाँ बोलिए। आरटी के डिसाइड करेगा ना, एस्टिमेट के अकॉर्डिंग के पास जाएंगे हम लोग। हाँ, तो उसी के हिसाब से अलग अलग टेक्निकल सैंक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स के पावर दिए गए। क्लियर हुआ? यस सर। है ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अपने पास में और कौन कौन सा टर्म बाकी रह गया है? इशू रेट। इशू रेट बाकी रह गया है 31। तो उसमें 3-4 चीजें फिर शामिल हो जाएंगी। 31 है इशू रेट, और ये जो है नाटक चैप्टर 7 में है। समझ गए? स्टोर में हाँ, चैप्टर 7 का तो स्टोर में इशू रेट हो गया। और कौन सा रेट है? 37 मार्केट रेट। ठीक है, उसके अलावा और कौन सा हो जाएगा? इशू रेट, मार्केट रेट, 47 रेट ऑफ कॉस्ट। नहीं, 47, 46, 47 एक ही चीज है, उसको यहाँ घुसाने की कोई जरूरत नहीं। 55 स्टोरेज। ठीक है, और इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे भी जाते हैं और सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज भी होते हैं। 59 सुपरविजन चार्जेस। ठीक है, उसके अलावा कुछ बच गया? नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये 4 पॉइंट हैं जो आपके चारों के चारों चैप्टर नंबर 7 में है। हाँ बोलिए मैडम, बोलिए। चलिए मैं ही बोलता हूँ। ठीक है, पहले आप समझिए कि क्या है ये। क्वेश्चन ही आया कहां से? क्वेश्चन आया आपके पास में एक स्टॉक है। ठीक है, स्टॉक यानी कि आपके पास में स्टोर है। स्टोर, स्टॉक कहना गलत होगा, स्टोर है, स्टोर। ठीक है, स्टोर का मतलब एक गोदाम है आपके पास में। अब आप गोदाम में कुछ सामान रखते होंगे, कहीं ना कहीं से तो आता होगा। तो कहाँ से आता है? बेसिकली हम 3 चीजें लेते हैं। या तो हम परचेज करते हैं, तो परचेज करेंगे तो कहाँ से आएगा? सप्लायर से। ठीक है, एक आने का ढंग। दूसरा आने का ढंग कहाँ से हुआ? तो वर्क में अनयूज्ड मटेरियल है, समझे? हमने काम के लिए इशू किया था और उतना काम लगा ही नहीं। एक काम चल रहा था, हमने 100 आइटम इशू कर दिया, 95 लग गए, 5 बच गया, वो 5 हमारे स्टॉक में वापस आ गया। तीसरा है दूसरे डिवीजन से, दूसरे ऑफिस से। ठीक है, दूसरे साइट से। हमारा ही ऑफिस है पर दूसरे साइट से आया, मैंने हमने इसको परचेज नहीं किया। ठीक है, ये हमारे पास में स्टोर में आया। जो स्टोर में आइटम रहेगा, समझे, उसको स्टॉक कहेंगे। समझ रहे कि समझ रहे? स्टोर में जो आइटम पड़ा उसको स्टॉक कहेंगे। क्लियर है ना? और स्टॉक के लिए आपके पास में एक माइनर हेड है 799 सस्पेंस। इसमें 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट है स्टॉक, ठीक है, दूसरा पार्ट है MWA और तीसरा पार्ट है वर्कशॉप। समझ गए? इसी में ये स्टॉक वाला जो है वो यहाँ पे है, वो 799 के नीचे में है। क्लियर हुआ है ना? हुआ कि नहीं? अभी आप देखिए, जो भी आप इसमें चारों जो भी आप करेंगे वो सब का सब रेट है। इसका मतलब है आपको पैसे लेने हैं, लेने हैं कि नहीं? तो जब पैसे लेने हैं तो सब के सब क्रेडिट होंगे कि नहीं? आए ना, बताइए, है ना? और सब के सब, हाँ, सब के सब कहाँ होंगे? उसी 799 के नीचे स्टॉक में।
क्योंकि स्टॉक जो है वो 11 सब हेड में डिवाइडेड है। अब हम उसको जब उस वाले को पढ़ेंगे उस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7, तब हम देखेंगे। आज हम देख के कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अपना जो है स्टॉक वो है ये स्टोर में पड़ा हुआ आइटम। अब उसको हम देंगे किसी को, तो किस रेट पे देंगे? तो पहला रेट हम तय करेंगे मार्केट रेट। ठीक है, मार्केट रेट का मतलब ये है कि हमारे सामान में उसकी कीमत चाहे जो हो, जब हमने खरीदा था तब उसकी कीमत चाहे जो हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हम जब सामने वाली पार्टी को दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं, तो उस कीमत पर देंगे जो उस समय बाजार में चल रहा होगा। लेकिन इसमें किस चीज का ध्यान रखेंगे? आपके सामान की कीमत बढ़ गई लेकिन उसका पड़े पड़े कुछ तो कुछ क्षय हुआ होगा, जिसको कि डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो सामान की कीमत जब भी बढ़ती है उसमें उतना डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है, मार्केट रेट तभी निकलता है। मामला समझ में आया? मार्केट रेट कैसे निकलता है? बोलिए, समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? समझ आया। चलिए मैं आपको, हाँ बोलिए बोलिए। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, देखिए बड़े बढ़िया समझ में आएगा। ठीक, मैंने अपनी पत्नी के लिए एक हार खरीदा चांदी का, समझिएगा ध्यान से। ठीक, 5,000 में खरीदा। अब मैं गरीब आदमी उतना ही खरीद सकता हूँ, तो 5,000 में मैंने एक हार खरीदा। हार खरीदने वाले ने मुझे बता दिया कि जिस दिन आप इसको बेचिएगा उस दिन इस हार का जो मार्केट वैल्यू होगा उसमें से 25% माइनस करके आपको मिलेगा। आए, ऐसा का है? 5,000 की कीमत का हार अगर उस समय में 7,000 का हुआ, या चलो 8,000 का हुआ, ठीक, 5,000 की कीमत का हार अगर उस समय 8,000 का हुआ तो 25% माइनस करके हमको 6,000 मिलेगा। अब समझ में आई बात आपको? बोलिए, नहीं समझ में आया अभी भी? नहीं चलिए, समझे सर। है ना? समझे सर। हाँ, तो ये मार्केट रेट है। हाँ, तो मार्केट रेट जो है 37 में आप देख लीजिए, यही बात लिखी हुई है। 37 आर्टिकल बॉर्न ऑन स्टॉक अकाउंट, cost per unit as the article and article similar description can be procured at a given time from the public market suitable to the division for obtaining supply thereof. This cost should be inclusive of carriage and incidental charges, और इसमें provision of wastage and depreciation। तो मार्केट रेट में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? इंक्रीज कॉस्ट नहीं, प्लस हो जाएगा इसमें कैरेज एंड स्टोरेज चार्जेज, प्लस कैरेज प्लस स्टोरेज चार्जेज माइनस डेप्रिसिएशन एंड वेस्टेज। डेप्रिसिएशन एंड वेस्टेज का मतलब समझ रहे हैं? एक बोरा सीमेंट का था, राइट, उसमें से कुछ सीमेंट जम गई तो वेस्टेज में गया कि नहीं? ये बोरा 50 किलो का था और कुछ समय के बाद में आपने तोला तो फिर बोरा कहीं से फट गया था तो 1-2 किलो सीमेंट बह गया या गिर गया। अब जो बोरे का वजन है वो 40 किलो या 45 किलो ठहर रहा है, समझ गए? उसको वेस्टेज कहते हैं। खैर, इसमें अब जो स्टोरेज चार्जेज मिला है वो स्टोरेज चार्जेज ऑलरेडी हमारे पास में 55 में लिखा हुआ है। तो हमको पहले ये पता करना हो कि भाई स्टोरेज चार्जेज क्या है। तो मैं बताता हूँ स्टोरेज चार्जेज क्या है। सुनिए, आप कोई भी सामान लेकर के आइए स्टोर में तो आपका वो स्टॉक हो गया, लेकिन उस सामान पर आपको 2 तरह के खर्चे करने पड़ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, 2 तरह के खर्चे। एक खर्चा जो हुआ वो उसके मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। तो मेंटेनेंस के लिए क्या क्या जरूरी है भैया? आप बिजली का बिल देते हैं, आप अगर पेस्टिंग करते हैं, मान लीजिए सीमेंट तो चलिए खराब होने की चीज नहीं है उस तरह से, लेकिन मान लीजिए किसी में कीड़े लग जाते हो, ऐसा कोई सामान है तो आप उसमें पेस्टिसाइड छिड़काव भी करते हैं। सीमेंट में भी चूहों को मारने के लिए कुछ ना कुछ दवा देते ही होंगे, समझ गए? स्टोरेज चार्जेज में लाने का कैरेज चार्जेज भी लगता है। कुछ अगर इंसिडेंटल चार्जेज है तो उसको भी जोड़ना पड़ता है। स्टोरेज चार्जेज में आप और जो भी यूज करते हैं जो कि आपको उसके मेंटेनेंस के लिए जरूरी है, स्टॉक के मेंटेनेंस के लिए, वो सब स्टोरेज चार्जेज में काउंट होता है। ये वो एक तरह का खर्चा। दूसरी तरह का खर्चा क्या है? आपके स्टाफ की सैलरी, यानी कि आपने वर्क एज एस्टेब्लिशमेंट वहां लगा रखा है स्टोरेज के अपकीप के लिए यानी मेंटेनेंस के लिए, तो उसको सैलरी भी तो देते होंगे। जो सैलरी उसको दी जाती है वो एक अलग तरह का खर्चा है। तो जो पहले तरह का खर्चा है वो आता है स्टोरेज में, और जो दूसरे तरह का खर्चा है वो आता है सुपरविजन में। ठीक है, समझ में आया? हाँ या ना बताइए। देखिए, अब 55 और 59 पढ़ेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं 55 क्या है और फिर 59 देख लेंगे, ठीक है ना? 55 है स्टोरेज।
Storage charges mean expenditure incurred after the acquisition of the store on work at establishment employed on handling and keeping initial accounts, the custody of stock and the maintenance of the store, godown और yard. ठीक है, तो स्टोरेज में वर्क एट एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा शामिल होता है. ठीक है, और सुपरविजन में वर्क एट एस्टेब्लिशमेंट नहीं, सुपरविजन में रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट. रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट. तो वर्क एट एस्टेब्लिशमेंट इसमें है, स्टोरेज में. प्लस क्या है, कस्टडी ऑफ स्टॉक, मेंटेनेंस ऑफ स्टोर एंड गोडाउन यार्ड. तो कस्टडी ऑफ स्टॉक, ठीक है, प्लस मेंटेनेंस, इसमें बिजली पानी सब है, ऑफ गोडाउन पब्लिक यार्ड, इसमें बिजली पानी सब है. ठीक है, तो मैंने क्या एक कंफ्यूजन हो गया था वर्क एट एस्टेब्लिशमेंट का, जबकि सुपरविजन में आप देखेंगे ये आपका रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कह रहा है. जो आपका जूनियर इंजीनियर है आपके, और दूसरे बिल क्लर्क हैं, अकाउंट क्लर्क हैं, जो आपके सेक्शन में होते हैं, स्टोर्स में भी होते हैं. सुपरविजन चार्ज हम लोग देखेंगे 59 में. देखिए वहां पे क्या है, लिख रहा है द टर्म इज ऑर्डिनरली अप्लाइड टू द चार्जेस व्हिच आर लेविड इन एडिशन टू द बुक वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक मटेरियल सोल्ड और ट्रांसफर्ड and are intended to cover such items of expenditure incurred on the store. I do not enter in their book value. पॉइंट नंबर 55. हाँ, पॉइंट नंबर 55 में सिंपल इतना लिखा है कि स्टोरेज में जो इंक्लूड नहीं है, इंक्लूड क्या नहीं है, रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा. और ये किससे वसूल करते हैं, सुपरविजन चार्ज हमेशा उससे वसूल करते हैं जब आप किसी आउटसाइडर को स्टॉक सेल करते हैं. ठीक है, सेल ऑन स्टॉक, ऑन नहीं हो, ऑफ. ठीक है, जब आप स्टॉक सेल करते हैं किसको, आउटसाइडर्स को, आउटसाइडर्स ऑफ गवर्नमेंट, माने किसी लोकल बॉडी को कर दीजिए, किसी प्राइवेट बॉडी को कर दीजिए, किसी दूसरे गवर्नमेंट को कर दीजिए. अपना स्टॉक आप जब किसी को सेल करते हैं तब स्टोरेज के अलावा सुपरविजन चार्ज उसमें इंक्लूडेड रहता है. क्लियर हुआ है या ना, बताइए. है ना. इश्यू रेट में क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा वही आपको देखना है. तो आप देखेंगे इश्यू रेट में सुपरविजन चार्ज. हाँ बोलिए मैम. सर ये आपने बोला सेल ऑफ स्टॉक में ही सुपरविजन चार्जेस लगेगा, अगर रेंट पर दें तो नहीं लगेगा क्या? हाँ बिल्कुल लगेगा, लेकिन स्टॉक हम लोग रेंट पे नहीं देते, टीएनसी रेंट पे देते हैं मैम. क्या सर? स्टॉक हम लोग रेंट पे नहीं देते हैं, टूल्स एंड प्लांट्स रेंट पे देते हैं. ओके सर, ओके. जो कंज्यूमेबल आइटम है उसको आप रेंट पे कैसे दीजिएगा, किसी को सीमेंट, किसी को रॉड रेंट पे कैसे दे सकेंगे आप. ओके 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 सर, गॉट इट. समझ गए. ठीक है, इश्यू रेट में आप देखिएगा सुपरविजन चार्ज इंक्लूड नहीं होगा. देख लेते हैं इश्यू रेट में क्या क्या इंक्लूडेड है. हैंडलिंग चार्ज एंड अदर इंसिडेंटल स्टोरेज चार्ज विल बी इंक्लूडेड इन द इश्यू रेट बाय एडिंग अ सुटेबल परसेंटेज ऑन द कैरीज एंड अदर इंसिडेंटल चार्ज. ठीक है, of the previous year and storage charge as reviewed in the fixed at the beginning of the year. मतलब सिंपल ये है कि हैंडलिंग चार्ज, स्टोरेज चार्ज, कैरेज चार्ज. ठीक है, इश्यू रेट में कौन सा है. देखिएगा अमोन इश्यू रेट में कौन सा है. ए हैंडलिंग चार्ज, स्टोरेज चार्ज, और सी क्या लिखा हुआ है, कैरेज एंड अदर इंसिडेंटल चार्ज. तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है, समझे कि नहीं, कि सुपरविजन चार्ज है कि नहीं, ऑप्शन में दे देगा और लोग गलत करके चले जाते हैं. ठीक है, क्लियर हुआ है ना, बताइए. है ना. चलिए, इसमें अब मुझे जो लग रहा है कि मैंने मोटा मोटी सब कुछ बता दिया है, समझने जैसा इसमें और कुछ नहीं है. तकावी वक्त के बारे में केवल इतना ही मैं कहूंगा कि जिसको गवर्नमेंट डिक्लेयर करे तकावी, समझ गए, जो तकावी गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं करती है वो सिंपल इरिगेशन के तौर पर ट्रीट किया जाता है. इसमें जो मेन कीवर्ड है वो वाटर कोर्स है. वाटर कोर्स का मतलब क्या है, नहर मोटी सी है और उसमें से एक छोटी सी नालिका जैसी निकलती है, समझ गए, उसको
किसान के खेत तक पहुंचाया जाता है। और तकावी जो होता है एक तरह का एडवांस होता है, इसको आप लोग चैप्टर 17 नॉन गवर्नमेंट वर्क में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, सब हेड आप लोग जानते हैं। सब वर्क एक और चीज है, सब वर्क का मतलब है बहुत बड़ा काम। जैसे कि एक कॉलोनी बनानी है, कॉलोनी में बहुत छोटे छोटे काम हो सकते हैं, टाइप ए क्वार्टर, टाइप बी क्वार्टर, टाइप सी क्वार्टर, टाइप डी क्वार्टर। उसके बाद में बीच की सड़क बनानी है, पानी की टंकी बनानी है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करना है, बहुत छोटे छोटे काम हो सकते हैं। इन बाउंड्री वॉल बनाना है, इन सब यूनिट को सब वर्क कहा जाता है। मेन बड़ा वर्क और उसके छोटे छोटे सब वर्क। ठीक है, तो दिस वुड बी द एंड ऑफ द वीडियो एंड आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 2 दैट इज डेफिनेशन। कुछ भी छूट गया हो तो आप लोग पॉइंट कर सकते हैं जो छूट गया है, और अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है दैट विल आई श्योर टू कवर द चैप्टर्स विच रिलेटेड टू दिस और दैट टॉपिक। ठीक है, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। गुड नाइट सर। चलिए मैंने